अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस पर बातचीत करते हैं। प्रोफेसर खान, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, और आपके सुनने वालों को सबको सलाम, नमस्ते जी। तो मुक्तदर साहब, ये मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था, उसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। ठीक है, बुला लिए, विदेश मंत्री मिल लिया, इधर की चिट्ठी उधर पहुंचा दी, लेकिन जब चीन साथ मिलकर प्रस्ताव रखता है तो क्या चीजें बदल गई? देखिए सर मुकेश जी, दो तीन चीजें हो रही हैं यहाँ पर। एक चीज ये है कि देयर इज ए सीरियस डायलॉग चल रहा है जो हम मंजर आम पे नहीं है, यानी आप और हम आर नॉट प्रिवी टू द एक्चुअल डिस्कशंस। इनफैक्ट किसके साथ हो रहा है वो भी थोड़ा, इट इज लैक ऑफ क्लैरिटी। ट्रंप ने खुद कहा कि अगर मैं बता दूं किसके साथ है तो शायद उनको प्रॉब्लम्स होगा। और वो जो 20 पाकिस्तान के जो टैंकर्स ईरान ने अलाउ किए, एक्चुअली 20 वो गलत है, वो रोज 2 अलाउ, 10 रोज 2 करके पर डे वो अलाउ कर रहा है। दैट इज नॉट पाकिस्तानी, मतलब वो पाकिस्तानी फ्लैग के है, हो सकता है कि वो तेल पाकिस्तान को जा रहा, बट दैट वाज ए सिग्नल टू अमेरिका के जो आपसे नेगोशिएट कर रहे हैं वो वाकई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल है उनका। इस तरह से वो प्रूफ दे रहे हैं कि लुक वी कंट्रोल, क्योंकि यू आर टॉकिंग टू द राइट पीपल, ये वो मकसद है। तो सो देयर इज ए सीरियसनेस ऑफ डायलॉग। तो मुझे लगता है कि ये जो, अगर आप वो 5 पॉइंट्स पहुंचे तो उसमें से 2 पॉइंट तो बेकार है, मतलब दे आर जेनरिक, जैसा इंडिया नहीं कहता डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, वो कट पेस्ट वाला चक्कर है। तो उसमें सिर्फ एक ही चीज है, 2 पॉइंट है जो आर सीरियस। एक पॉइंट ये है कि भाई सीज फायर अभी हो जाना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें। यही एक ही सब्सटेंटिव पॉइंट है इनके तरफ से, which I find very strange because this is exactly जो ईरान इमीडिएटली रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा पहले सीज फायर करें फिर उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। तो जो मेन पॉइंट्स है अमेरिका और इजराइल के मिसाइलें बनाना बंद कर दें, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में चीजें खोल दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें, हिजबुल्लाह वगैरह प्रॉक्सीज को, उस पर कोई कमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है, तो सवाल उठता है कि क्या इसाक डार इसके लिए वहां तक गए? दैट इज नॉट द पॉइंट। मुझे लगता है कि इमेजिन ये करिए सिनेरियो कि इसाक डार बैठे हैं वांग यी के साथ और फिर वहां से वो फोन करते हैं अब्बास अराक्ची को, तो देन देयर इज समथिंग सीरियस, कि वहां पे सीरियस डायलॉग हो जाता है। अभी तक बात यह है कि ईरान के लिए मसला यह है कि जब भी ईरान डायलॉग कर रहा है अमेरिका ने हमला कर दिया। तो ईरान कह रहा है कि मैं ठीक है, मैं आप अभी तो जंग में आपके पास रिप्लेनिश नहीं कर सक रहे, अगर हम जंग 3-4 महीने के लिए रोक दे फिर आपके पास हथियार जमा हो जाएंगे, आप फिर हमला कर दोगे। सो व्हाट इज द गारंटी? मुझे क्या गारंटी है? जैसा यूक्रेन भी कह रहा है ना कि गारंटी क्या है कि रशिया दोबारा हमला नहीं करेगा, उसके लिए वो नेटो की मेंबरशिप मांग रहा है यूक्रेन। तो ईरान भी यही कह रहा है कि मुझे कोई गारंटी दे कि ये बाद में मुझ पर हमला नहीं करेंगे। मैं हिजबुल्लाह को कट ऑफ कर दिया या मैं हॉर्मुज को खोल दिया तो फिर ये मुझ पे दोबारा हमला कर देंगे या हॉर्मुज को पकड़ लेंगे। वो गारंटीज दे आर सेइंग कि क्या चाइना दे सकता है। सो ईरान इज आस्किंग फॉर चाइनाज गारंटी, और मुझे लगता है कि इसाक डार वहां वही गारंटीज डिस्कस करने गए हैं कि क्या किस हद तक आप जा सकते हो। तो अगर वहां बैठकर इसाक डार ने अब्बास अराक्ची को फोन किया हो और अगर जेडी वैंस को भी फोन किया हो वहां पर होते हुए, तो आई थिंक दैट देयर इज सम सीरियस मूवमेंट टू दिस। वरना इट इज जस्ट पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर अपनी अहमियत, वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये जरा ज्यादा ही, कभी भी देखा होगा आप, शादी होती रही थी, कोई एक थर्ड पार्टी बंदा आके नाचना शुरू कर देता है एंड ट्राइज टू गेट इनटू द वीडियोस। तो ये वैसे ही लग रहा है मुझे कि इट इज पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक विन्स हो रहे हैं, लेकिन सब्सटेंटिवली चीज आगे नहीं बढ़ रही। जो 5 पॉइंट्स हैं, इसको क्या एक फ्रेमवर्क की तरह ले सकते हैं कि यहां से बातचीत शुरू होगी? ये कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अब इस पे बातचीत शुरू होगी और बात आगे बढ़ सकती है। और मैंने चीन के बारे में इसलिए कहा कि चीन अगर अपना नाम इससे जोड़ रहा है तो ये उसकी प्रतिष्ठा से भी जुड़ता है। अब वो सुपर पावर है,
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शायद ये पहला मौका होगा जब इस तरह से हस्तक्षेप कर रहा हो। तो उसको आप एक तरीके से देख सकते हैं कि देखिए अभी तक तो डायलॉग तो चल रहा है, राइट, डायरेक्टली भी हो रहा है, मतलब इनके थ्रू, मतलब टर्की के थ्रू, कतर के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू ट्रम्प इज टॉकिंग टू देम। आप ये कह सकते हैं कि इस 5 पॉइंट एजेंडा का एक कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने बातचीत के लिए एक प्री कंडीशन लगा दी कि सीज फायर करते, पहले आप सीज फायर करें एंड देन वी शैल हैव पीस टॉक्स। और अगर वो सीज फायर नहीं होता, जो इजराइल नहीं करेगा इजराइल तो चाहता ही है कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाए, केओस हो जाए, उस पूरे खित्ते में भी अगर केओस हो गया ना, अगर दुबई डूब भी गया तो इजराइल डजंट केयर, उसका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि यू कैन से कि ये एक नई प्री कंडीशन इन्होंने लगाई है सीज फायर की, और अगर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि चाइना के इन्वॉल्वमेंट होने से ईरान विल बी मोर विलिंग टू गो फॉरवर्ड। देखिए ये लोग इतनी जो पब्लिक में जो कॉन्स्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उससे देखिए अगर आपको उनको नेगोशिएट करना है तो दे हैव टू मेक ईरान फील कंफर्टेबल। अगर आप सीज फायर और नेगोशिएट करना है तो धमकियां कम करें एंड रीअश्योरेंसेस ज्यादा करें, विच इज नॉट हैपनिंग। तो बस यही कह रहे हैं कि अगर ईरान, देखिए आप मार्को रूबियो का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने अपनी कंडीशंस लगा दिया, आप ये बंद करें, ये बंद करें, ये बंद करें। उनको ईरान का $30 बिलियन का बजट बहुत ज्यादा लग रहा है डिफेंस का, और से डिफेंस बजट भी आप कम करें। आप तो $1 ट्रिलियन से अब $1.5 ट्रिलियन पे जा रहे हो। सो आई थिंक कि एटलीस्ट ये कंडीशन अगर सीरियस है, तो अगर सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप कहना है ठीक है 24 घंटे के लिए मैं सीज फायर कर देता हूं, देन इट इज क्लियर टू इवन द ईरानियंस कि वो सीरियस हैं। ईरानियन ने तो बता दिया कि हम सीरियस हैं बाय लेटिंग वो जहाज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, के हम क्रेडिबल नेगोशिएटर हैं। अब मुझे लगता है कि इफ चाइना पुशेस दैट के ठीक है आप 24 घंटे के लिए, आई विश कि वो कह देते कि 24 घंटे के लिए या कुछ वक्त के लिए सीज फायर करे ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े एंड देन वी कैन स्टार्ट दिस डायलॉग। एंड आई थिंक ईरान को भी चाहिए कि ये जो फजूल ये जो कहते हैं कि हम डायरेक्टली बात नहीं करते, आपको पता है जितने भी डायलॉग्स हुए हैं फेस टू फेस नहीं होते, वो अलग अलग कमरों में बैठते हैं, फिर ये बीच का इंटरमीडिएट भागे जाता है। आई थिंक इट इज टाइम कि ईरान वो बंद करें और फेस टू फेस बात करें अमेरिकन के साथ, और उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए ईरान कह रहा था कि हम वी वर क्लोज टू, जो ओमान के साथ जो डायलॉग हुआ, वी वर क्लोज टू ए सोल्यूशन। ब्रिटिश जो एम्बेसडर वाकिफ, आपको याद है, हु वाज आल्सो इन्वॉल्व, उसने भी कहा, बट स्टीव विटकॉफ डिडंट अंडरस्टैंड। एक वजह ये हो सकती है कि दे वर नॉट फेस टू फेस। देखिए अगर आप फेस टू फेस होते आप दोबारा पूछ लेते डू यू एक्चुअली मीन दिस, तो वो कहते हैं हाँ आई मीन दिस, तो हो जाता क्लैरिटी। सो आई थिंक दैट दे शुड हैव अ फेस टू फेस डायलॉग, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन के सीज फायर पहले हो जाए इज नॉट अ बैड वे टू बिगिन, क्योंकि उससे डैमेज कम हो जाएगा। प्रोफेसर मुक्तदर की हो सकता है कि अमेरिका को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया हो जब ये अनाउंसमेंट किया हो जी, तो अमेरिका से भी बातचीत हुई हो इस पर। मैं यही कह रहा हूं कि अगर वहां बैठकर इसाक डार ने अब्बास अराक्ची और शायद जेडी वैंस या मार्को रूबियो से बात की हो, तो देन दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग जिसका हमको इंटीमेशन नहीं होता। अगर मैं होता तो मैं यही कहता, अगर मैं इन्वॉल्व होता तो यही कहता इसाक आप पहुंचे वहां बैठकर उनको फोन कर दे। मैंने 2-3 बार इस तरह के डायलॉग्स में था वेयर आई वाज हेल्पिंग द सेकंड ट्रैक 1.5 ट्रैक, तो मैं वहीं से फोन कर देता था दूसरी पार्टी को कि भाई लेट अस गेट मूविंग फॉरवर्ड। यूजुअली बाज लोग नहीं चाहते, जो गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स है वो इस तरह की चीजें नहीं चाहते, बिकॉज देन यू आर इनटू एन अनप्रिपेयर्ड ब्यूरोक्रेट्स के लिए यू आर अनप्रिपेयर्ड टेरिटरी में आ जाते हैं ना, कि अगर जेडी वांस वहां पे नया प्रपोजल कर दे तो फिर क्या करें हम, यू डोंट नो व्हाट टू डू। जो ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियंस कैन मूव फॉरवर्ड राइट अवे ना, कि ठीक है हाँ मुझे पसंद है, कोई नया आइडिया दे देता है जेडी वैंस, तो जेडी वैंस कहता है कि ठीक है हम आपकी अफगानिस्तान से जंग बंद करा देते बाय डूइंग समथिंग, एड दे देते हैं अफगान को, एंड देन इसाक डार कैन से ओह दिस इज ग्रेट वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो इस वजह से भी इफ दैट हैज हैपेंड, क्योंकि
अगर इसाक दार इस वजह से गए हैं वहां पर, देन इट इज ए सीरियस मूव। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज लुकिंग फॉर एन ऑफ रैम्प, ये तो बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे इतनी गंद मची हुई है कि फॉक्स न्यूज पर भी अब बातचीत हो। आपको पता है 36 रिपब्लिकन आर नॉट रनिंग फॉर री इलेक्शन, क्योंकि उनको लग गया है कि वो बुरी तरह से हार जाएंगे कांग्रेस के। तो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि 60 से 70 तक सीटें ये हारेंगे, 2+ से -60 हो जाएंगे इन नवंबर। तो प्रेशर उनको इंटरनली बहुत पड़ रहा है रिपब्लिकन्स के, गेट आउट ऑफ दिस वॉर। जी बिल्कुल, ये ट्रम्प के बयानों से भी लग रहा है कि वो किसी भी तरह से निकल जाना चाहते हैं, मौका ढूंढ रहे हैं। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जिसको तेल लेना हो हमसे खरीद ले या हॉर्मुज से निकलवा ले या सीधे ईरान से लड़े। अब मुझे मतलब अपने हाथ झाड़ रहे हैं वो। दूसरी तरफ इजराइल का भी ऐसा लगता है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि हमने तो अपना काम पूरा कर लिया, 24 घंटे में बाकी का भी पूरा कर लेंगे। तो ऐसा लगता है कि वो भी प्रिपेयर्ड हो रहे हैं एक इस नेगोशिएशन के लिए। देखिए कि इजराइल को पता है कि दे विल हैव टू डू दिस वॉर अगेन चंद सालों के बाद, लेकिन उनको एक 4-5 साल, वो समझ रहे हैं कि हमने इतना डैमेज जरूर कर दिया है कि 4-5 साल के लिए, दैट इज प्रोबेबली व्हाट दे आर थिंकिंग। बट मुझे लगता है कि ये पछताएंगे, मतलब ये वॉर अगर और एक आध महीना ज्यादा खींच ले तो भी पछताएंगे, और अगर अब भी खत्म करें, बिकॉज अगर मैं ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर हूं तो मैं तो एनपीटी से निकलकर सीधा कोशिश करूंगा कि मैं न्यूक्लियर पावर बन जाए, वरना ये बार बार यही होते रहेगा। फर्स्ट नो, देखिए अगर आप पाकिस्तान कारगिल और ऑपरेशन सिंदूर को अगर आप वॉर की तरह नहीं क्वालिफाई करें, तो जो भी न्यूक्लियर पावर बना उसने कोई जंग नहीं लड़ी। भारत ने 74 में न्यूक्लियर पावर बना, उससे पहले 4 जंगें लड़ी, लेकिन उसके बाद एक रियल जंग तो नहीं हुई ना अभी तक। तो इन ए वे आप देख सकते हैं कि मेजर वॉर्स नहीं हुए जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो शायद रशिया उस पर कभी हमला नहीं करता। तो आई थिंक द इंसेंटिव टू गो न्यूक्लियर तो अब दे दिया है अमेरिका ने उल्टा, अदर देन कि वरना ये इनको बार बार जब जी चाहा जब ये हमला करते रहेंगे। एंड उनको भी, ईरान को भी ये भी पता चल गया कि उनकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज है उसका क्या असर हो सकता है, उसको कैसा प्रोटेक्ट करे। तो आई थिंक दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम जितना डिले हो वो उतना ईरान के लिए फायदा है। सो आई थिंक दिस इज ए बिग मिस्टेक जो अमेरिका एंड इजराइल ने की है। उससे बेहतर अगर वो JCPOA रहता तो शायद वी वुड हैव बीन इन अ बेटर सिचुएशन नाउ, और वो पछताएंगे मुझे लगता। बिल्कुल, ये इसमें जो प्रपोजल है उसका सेकेंड पॉइंट इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि वो ईरान को ज्यादा एड्रेस कर रहा है। द सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ ईरान एंड गल्फ कंट्रीज शुड बी रिस्पेक्टेड। ये ईरान को संतुष्ट करने के लिए है, आश्वस्त करने के लिए है। देखिए सॉवरेनिटी किसकी थ्रेटन हो रही है, मतलब ये आप गौर करें कि चाइना के पास से जितने भी स्टेटमेंट आते हैं उसमें ये सॉवरेनिटी वाली बात हमेशा होती है। तो मुझे लगता है कि दे डिड नॉट पे ए लॉट ऑफ अटेंशन। अगर आप उसको देखें, थोड़ा रिडंडेंसीज भी है उसमें, मतलब नंबर 2 और नंबर 5 आर रफली द सेम थिंग। तो मुझे लगता है कि देयर इज ए चर्चा ये चल रही है कि एक दूसरे की, एक तो एक खार्ग आइलैंड पे हमला करके उसको ऑक्यूपाई करने का है, दूसरा और 3 अलग आइलैंड है जो हॉर्मुज के करीब है, जो UAE क्लेम करता है लेकिन वो ईरान के कब्जे में है। तो एक यहाँ पे एक चर्चा चल रही है कि अमेरिका ने ये जो 10-12 हजार फौजें ले गई हैं, वो बात तो खार्ग की कर रहे हैं टू मेक ईरान डिफेंड खार्ग, लेकिन हमला वो दूसरे आइलैंड पे कर देंगे, वो 3 आइलैंड पे, और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कह देंगे ये तो UAE के हैं, हम UAE को दे देंगे और वहां पे अमेरिकन बेसेस बन जाएंगे। इनसाइड वो हॉर्मुज के पास है, बिल्कुल वही है वो 3 आइलैंड। दूसरी चीज ये है कि ये भी डर है कि अगर ये खार्ग पे हमला करें तो ईरान बहरीन की कोस्ट लाइन और इनके कोस्ट लाइन पे हमला करेंगे। तो मुझे लगता है कि इट इज ए स्टेटमेंट फॉर दैट कि आप
टेरिटोरियल सॉवरेंटी, और ये लेबनान की तरफ भी इशारा हो सकता है जो इजराइल जो घुसपैठ के। अभी सवाल उठता है कि कितना मतलब वो बफर जोन बनाना चाह रहा है इनसाइड लेबनान, जो पहले भी कर चुका है इजराइल। तो मुझे लगता है कि इट कुड आल्सो बी ए रेफरेंस टू लेबनान, जिसका कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है उन 5 पॉइंटों में। जी, और इसमें ईरान ने तो आज ये भी कर दिया है कि होर्मुज उसका उसके नियंत्रण में रहेगा। बाकायदा एक प्रस्ताव पारित करके अब वो उनकी मजलिस वगैरह में जाएगा, ऊपरी लेवल पर उसको वो मुहर लगेगी उस पर। लेकिन ये कह दिया है कि वो अब हमारा नियंत्रण रहेगा और हम उससे टोल भी वसूलेंगे। उसके जो 5 पॉइंट जो ईरान ने जवाबी 15 पॉइंट जो ट्रंप ने दिए थे, अगर आपको याद है, उसके 5 पॉइंट जो उसके जवाब में थे, उसमें एक पॉइंट यही था कि द यूएस शुड रिकॉग्नाइज ईरान सॉवरेंटी वो अपनी टेरिटोरियल। देखिए ये दिस विल बी समथिंग न्यू, क्योंकि आप आइलैंड पे सॉवरेंटी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सिर्फ 14 नॉटिकल माइल्स तक आपका पानी है, उसके बाद वो आपका नहीं है। ये तो 37 कुछ है ना हॉर्मुज, तो ये पूरा का पूरा कह रहे हैं कि मतलब इंक्लूडिंग यूएई का 14 किलोमीटर भी ये कहेंगे कि ये अब मेरा है। तो दिस इज ए फाइनेंशियल टाइम में एक आर्टिकल अभी छपा है, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट वो शख्स ने लिखा कि उसका मैं ऑथर का नाम भूल रहा हूँ, कि ये जंग के बाद ऐसा लगता है कि ईरान विल कम आउट स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ऑलरेडी अब वो तेल बेच रहा है फुल प्राइस पर, तो तकरीबन $15 बिलियन का उसको फायदा हो रहा है ऑन द करंट जो सैंक्शंस ट्रंप ने खुद निकाल दिए। तो जो चीज नेगोशिएशंस से नहीं हुए 1996 से, वो ईरान की जंग की वजह से उसको सैंक्शंस उड़ गए हैं। और अगर ट्रंप कहते हैं कि आई एम पुटिंग द सैंक्शंस बैक, वो तेल की कीमत 120-125 हो जाएगी। तो आई डोंट नो, वो इंडेफिनेटली भी रह सकता अगर ट्रंप पे प्रेशर है टू कीप द प्राइस डाउन। दूसरी चीज ये है कि IRGC का कब्जा अब ज्यादा हो गया है ईरान के ऊपर, क्योंकि मॉडरेट्स को इन्होंने मार डाला, लारीजानी जैसे लोगों को मार दिया। तो एक तरह से जिस चीज को ये खत्म करना चाह रहे थे, दे वर ट्राइंग टू फिनिश IRGC का कंट्रोल, उन्होंने IRGC का कंट्रोल को कंसोलिडेट कर दिया। बिल्कुल। तो अब ये आप इसका नेट इफेक्ट क्या देखते हैं इस प्रस्ताव का? एक तो ये मानेंगे कि पाकिस्तान ने जो नंबर अपने बढ़ाने की कवायद की थी उसमें तो कामयाब हो रहा है। जी हाँ, उसमें अगर आप इंटरनेशनल देखिए, अटलांटिक में आज एक देखिए अमेरिका में बाज मीडिया है जिसकी बहुत इज्जत होती है। दी अटलांटिक एक है और न्यूयॉर्कर एक है, न्यूयॉर्क टाइम्स है। तो मुझे लगता है आई थिंक न्यूयॉर्क, मैं अभी सुबह अभी उठा हूं तो मैंने पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, आई थिंक दी अटलांटिक या न्यूयॉर्क, इन दोनों में से एक में एक आर्टिकल है कि पाकिस्तान कैसा सडनली हैज बिकम द सेंटर ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी इस इश्यू को लेकर। तो इन दैट सेंस के यहाँ पे भी वेस्ट में अब चर्चा हो रही है। देखिए जब भारत में चर्चा होती थी कि इंडिया इज इन द सेंटर वगैरह, वेस्ट में उतनी मीडिया में उतना कवरेज नहीं होता था अबाउट सेंट्रलिटी ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी, राइट। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिकन एलीट है, मतलब वो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इसमें, वो लोग भी वो पढ़ते हैं ना, न्यूयॉर्कर और अटलांटिक। जैसा मैंने सुबह सुबह उठते मैंने चेक किया कि आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज है क्या अटलांटिक और न्यूयॉर्क में। सो आई थिंक कि ये जो कोशिश थी भारत की, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, के पाकिस्तान को एलिनेट करे, पराया स्टेट बना दिए, उसको मार्जिनलाइज कर दे, वो बहुत नुकसान हो गया है भारत का डिप्लोमेटिकली। आप कह सकते हैं भारत खुद अपने आप को किनारा कर लिया है और ये मैदान में हीरो बन के फिर रहे हैं साखदा। और ये अब ये जो प्रस्ताव है, आपको क्या लग रहा है किस तरह से आगे बढ़ सकता है? क्या अमेरिका की तरफ से किसी तरह का इंडोर्समेंट आए इस बातचीत को लेकर, तब बात आगे बढ़ेगी? ईरान पॉजिटिव कुछ कहे तब गुंजाइश बनेगी? अमेरिका का कहना है कि ड्राफ्ट अग्रीमेंट वो ड्राफ्ट कर चुके हैं, एक अग्रीमेंट, और जेडी वैंस पाकिस्तान उसी सूरत में जाके मिलेंगे जो भी ईरान से आता है, इफ ईरान मीटिंग से पहले वो ड्राफ्ट पे अग्री हो जाए, जो यानी देयर इज नेगोशिएशंस नाउ, वहां पे खाली रिचुअल होगी, मतलब इट विल बी ए रिचुअल। सो ये
ये व्हाइट हाउस ने लीक कर दिया कि हम ड्राफ्ट भेजेंगे एंड इफ ईरान अग्रीज ऑन दैट ड्राफ्ट तो वो आएंगे टू फाइनलाइज। अब ये हो सकता है कि लेट अस से कि वो 10 पॉइंट अग्रीमेंट है और ईरान कहता है कि मैं 7 पे अग्री करता हूं और मेरे ये 2-3 पॉइंट है, तो आई थिंक जेडी वैंस विल वांट टू गो, क्योंकि यहाँ पे जेडी वैंस का भी पर्सनल इंटरेस्ट है। वो चाह रहा है कि जंग जितनी जल्दी खत्म हो, क्योंकि जंग जितना लंबा चलेगी जेडी वैंस के प्रेसिडेंट बनने के चांसेस भी खत्म हो रहे हैं। ही मे विन द रिपब्लिकन प्राइमरी लेकिन ही विल लूज द मेन इलेक्शन। वो समझ रहे हैं कि मुझे सारी डोनाल्ड ट्रंप की गंदगी कैरी करना पड़ेगा इलेक्शन में। सो एक आपको याद है बिल क्लिंटन जब 1992 में इलेक्शन जीते थे तो उनकी एक स्ट्रैटेजी थी कॉल सेंटरिंग। तो सेंटरिंग इलेक्शन में ये था कि आप प्रेसिडेंट के लिए अगर आप आउटसाइडर हैं, जैसा ट्रंप आउटसाइडर थे, ट्रंप ने भी सेंटरिंग की कि उसने डेमोक्रेट्स के खिलाफ तो बोला ही बोला, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल के ही मूव्ड अवे फ्रॉम बोथ ऑफ देम। तो मुझे लगता है एट सम पॉइंट जेडी वैंस विल हैव टू डू सेंटरिंग के ठीक है वो डेमोक्रेट्स को तो गाली देंगे ही वो, लेकिन ही हैज टू मूव अवे फ्रॉम सम ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसीज। और एक चीज ये है कि शुरू से जो आपको याद है जो अटलांटिक ने वो लीक्ड इनके टेलीग्राम के डिस्कशन से, तो मुझे लगता है कि जेडी वैंस उन बातों को मैं शुरू से इस तरह की इंटरवेंशन वॉर्स में खिलाफ था, हुतीस के ऊपर जो अटैक किया उसके खिलाफ था, ईरान की जंग तो मेरी थी नहीं, सब जानते हैं कि आई वाज अगेंस्ट इट तो ही विल प्रोबेबली डू दैट। तो अगर उसको सीज फायर अगर जेडी वैंस कर लेते हैं ना तो उनकी तो 28 फ्रॉम रिपब्लिकन तो कंफर्म हो गया समझिए आप, बिकॉज ही विल से आई एंडेड ए नेवर एंडिंग वॉर ये कहेंगे। तो आई थिंक जेडी वैंस विल वांट टू गो ये भी सोचते हुए कि अगर नतीजा नहीं आ रहा है भी तो फॉर हिज पर्सनल रीजन ही विल वांट टू गो। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क आया है ये अमेरिका इस पर गौर नहीं करेगा, वो अपना ही ड्राफ्ट भेजेगा। नहीं, आई थिंक देयर इज वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और हैं, तो मुझे लगता है कि देयर इज अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो जिसके ऊपर ये लोग इंटरनली बात कर रहे हैं। ये आपको और मेरे को बिजी रखने के लिए ये डॉक्यूमेंट है, बिकॉज जो मेन क्रिटिकल चीजें थी वो उसमें कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, मतलब जी। तो अब आने वाले समय में लेकिन ये एक संभावना बन गई कि बातचीत अब तेजी से बढ़ रही है। ट्रंप को एक फेस सेविंग एग्जिट मिलता दिख रहा है, ईरान भी इसमें अपने लिए गुंजाइश ढूंढ सकता है, ये एक पॉजिटिव इसमें देखा जा सकता है। दूसरी चीज ये है मुकेश जी कि यू मस्ट आल्सो रियलाइज कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स वगैरह, उनके बीच में थोड़ा ज्यादा डिस्कशन चल रहा है बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ट्रम्प्स विजिट जो अभी होने इस हफ्ते, मतलब आज शायद टुडे दे वर सपोज्ड टू मीट ना 31 मार्च या 1 अप्रैल को, अब वो पोस्टपोन करके उन्होंने 15 मई की जी। हाँ, तो बट प्रिपरेशन तो काफी पहले से शुरू हो जाते हैं ना कि कौन से मुद्दे, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी वो एंगेज्ड हैं, तो ये मुद्दा भी दे आर प्रोबेबली टेकिंग ओवर के ठीक है वी विल आल्सो डिस्कस दिस इश्यू, जिसमें सोचिए आप कि अगर ये समिट पाकिस्तान को साइडलाइन करके ये G2 वाले ने रिजॉल्व कर दें तो इट विल बी बोथ इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका और आल्सो चाइना के लिए। मतलब आई वुड डू दैट, अगर मैं चाइनीज होता तो मैं इसाकदार को कहता अब तुम छुट्टी पे जाओ, मैं खुद डायरेक्टली ट्रम्प से बात करता हूँ, विल सॉल्व दिस मैटर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तिधर इस बातचीत के लिए समय निकालने का, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, बाय।